हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। ठीक है ना। इस चैप्टर में देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है ना। बच्चे सबसे पहले अगर रिवीजन उठाते हैं तो इस चैप्टर से उठाते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर तो नहीं है, आखिरी चैप्टर है। ठीक है ना। रिवीजन करने में टाइम कम लगता है और जल्दी हो भी जाता है और इतना सिंपल है कि मतलब कोई भी कर सकता है। लेकिन ये 10th तक है, ध्यान रखिएगा। 12th में या 11th में जाकर के ना थोड़े से कंसेप्ट जो है वो थोड़े से और ज़्यादा डीप हो जाते हैं। ठीक है। और वहां पर थोड़ा ना आपको प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सीरियस लेना पड़ता है, क्योंकि आगे जा करके प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जो कि लिटरली हर फील्ड में बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप अभी अगर पढ़ो तो आपको अभी सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अगर प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक को हायर क्लास में पढ़ोगे तो होता ये कि यार हायर क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ने का फायदा ये रहता है कि यार उसको ना हम लोग रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करते हैं एक्चुअल में। जैसे आपने सुना होगा डेटा साइंस के बारे में। ठीक है कि नहीं। डेटा साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। और भी कई सारे टॉपिक होते हैं और भी कई सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट वहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जैसा भी एक टॉपिक है जो कि वहां पर यूज होता है और कई सारे कंसेप्ट वहां पर इसी से रिलेटेड यूज किए जाते हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बस कॉइन उछालने तक की बात नहीं है, ये बात उससे काफी ज्यादा आगे तक जाती है। ठीक है कि नहीं है। ये नहीं कि बस आप कॉइन उछाल रहे हो, डाइस उछाल रहे हो और बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। ये बातें इससे काफी ज्यादा आगे जाती हैं। तो अभी जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे प्लीज उसको थोड़ा सा सिंसियर तरीके से पढ़िएगा। ठीक है ना। और 11th और 12th में अगर आपने मैथ्स लिए, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा ना और सही तरीके से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि आगे जाकर के अगर आपको कोई ऐसी फील्ड में एंटर करना है, अगर आगे जाकर के आपको किसी ऐसी फील्ड में एंटर करना है जहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स की नीड थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये कैसे काम करती है, वर्क कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी, और इसको यूज कब करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी जैसा जो टॉपिक है ना वो हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमें कुछ चीज होने की जो सर्टेनिटी होती है ना वो कंफर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं एक बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। ठीक है कि नहीं है। और भाई मैंने काफी सारे टूर्नामेंट, बता रहा हूँ काल्पनिक बातें, ठीक है ना, मैंने काफी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह जीते हुए हैं, ये सारे बहुत सारी ट्रॉफियां मैंने रखी हुई है, साइन करता हूँ, ऑटोग्राफ करता हूँ, मैच खेलता हूँ, टॉप आता हूँ, ये जो भी है। ठीक है कि नहीं है। ख्याल ही बुलाओ या कुछ ही बोलो, है कि नहीं। लेकिन अब मान लो कि यार मेरे को किसी ने बोला कि एक काम कर, बहुत बड़ा प्लेयर है ना तू, तो एक काम कर, ये बॉल पकड़ और बास्केट कर। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मान लो कि उसने मुझे 10 चांस दिए। अब अगर मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूं तो अगर मैं 10 चांस दिया जाएगा, ड्रिबल करूंगा बॉल फेंकूंगा, ड्रिबल करूंगा बॉल फेंकूंगा, ऐसे करते करते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 में से हो सकता है कि मैंने 9 शॉट एकदम परफेक्ट मारे हो, बिल्कुल परफेक्ट गया, बॉल उसके अंदर चला गया। लेकिन हो सकता है कि यार एक शॉट ऐसा रहा हो जो कि चूक गया हो सकता है ऐसा। क्योंकि जो बहुत ही मंजे हुए प्लेयर होते हैं ना वो भी पूरी सर्टेनिटी के साथ, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो होता है, स्किल्स ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा भी होता है जहां पर लक काम करता है और फिर मतलब कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो बास्केट नहीं हो पाता। और फिर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ तो दिक्कत है, यानी कि ये चीज भी पूरी तरह से सर्टेन नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। और उसी तरीके से जैसे कि बास्केट में एक प्रो प्लेयर भी हर बार स्कोर नहीं कर सकता है, उसी तरह से जो हम इसके मेजरमेंट है ना, मतलब जैसे कि एक तरफ से क्या हो गया, ये सर्टेनिटी हो गई, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी हो गई कि भाई जरूरी नहीं कि हर बॉल पे ही ये बास्केट करेगा, यानी कि कोई ना कोई एक आध चांस ऐसा होगा जहां पर इसका बास्केट करना छूट सकता है। तो यहाँ पर एक सर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, तो उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। अब बात ये नहीं कि उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बात ये कि भाई अगर आपको पता है कि वो अनसर्टेन है तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो जब भी आप एक अनसर्टेन चीज को कैलकुलेटेड तरीके से बता पाओ तो बस प्रोबेबिलिटी वहीं पे एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि अगर आप कोई चांस है जहां पे आपको लग रहा है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अगर आपने होने और नहीं होने वाली चीज को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना, तो बस प्रोबेबिलिटी वहीं पे आ जाती है तुम्हारी। ठीक है कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एक तरीका है एम्पेरिकल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई कॉइन उछाल रहा हूँ, तो कॉइन उछाल रहा हूँ 100 बार, ये एक्सपेरिमेंट है
कि 100 बार कॉइन उछालने पर चेक किया जा रहा है कि भाई ये हेड दे रहा है या टेल दे रहा है, हेड दे रहा है या टेल दे रहा है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि यार कॉइन है, मैंने उछाला नहीं, मेरे पास कॉइन है भी नहीं अभी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं कॉइन उछालता हूँ तो या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं जीतूंगा तभी जब हेड आएगा, तो यानी कि मेरे जीतने के चांसेस डिपेंड करेंगे कि कॉइन किस तरफ पलटेगा, या तो वो हेड की तरफ पलटेगा या तो वो टेल की तरफ पलटेगा। तो हेड और टेल कुल मिलाकर के दो ही चांस है, या तो 50% हेड या तो 50% टेल। तो जहां पर आप चांस को कैलकुलेट कर लेते हो, बस प्रोबेबिलिटी वहीं पर एग्जिस्ट करती है। यानी कि कैलकुलेटेड चांस और कैलकुलेटेड सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि जहां की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर पाओ उसे हम लोग क्या कहते हैं, चांस कैलकुलेट कर पाओ उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन, जो कि अभी हमने क्लास में पढ़ी कि प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है, ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा इवेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये इस चैप्टर में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवेंट क्या होता है, तो लेट सपोज कि आप ना एक डाइस उछाल रहे हो, या फिर मान लो कि यार क्लास में ना कुछ 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो मान लो कि यार जो 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें से एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है टीनू और एक का नाम है भानु, ठीक है कि नहीं है। तो मोनू, सोनू, टीनू और भानु, ये मान लो 4 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। मैंने बोला कि भाई एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा और उसको दिया जाएगा इनाम, ठीक है कि नहीं है। तो मोनू चाहेगा भाई मुझे सेलेक्ट कर लिया जाए, सोनू चाहेगा भाई मैं भी सिलेक्ट होना चाहता हूँ, टीनू भी सिलेक्ट होना चाहता है और भानु भी सिलेक्ट होना चाहता है कि नहीं है। लेकिन सेलेक्ट तो सबको नहीं किया जाएगा, सेलेक्ट तो किसी एक ही बच्चे को किया जाएगा। तो उस समय मान लीजिए कि अगर मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं टीनू को सेलेक्ट करूंगा, तो बच्चों तीनों को सेलेक्ट करना एक तरीके का इवेंट माना जाएगा। यानी कि वो एक घटना होगी जब तीनों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इवेंट का मतलब ये नहीं होती कि भाई शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं। इवेंट का मतलब होता है एक घटना। तो वो घटना जो घटित तब होगी जब तीनों को सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर वो घटना ऐसे भी घट सकती है जब सोनू को सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर वो घटना ऐसे भी हो सकती है कि मोनू को सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर वो घटने में भानु को भी तो सेलेक्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 घटनाओं में से एक घटनाओं को सफल किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है क्या, इवेंट। और क्या आपने एक और बात नोटिस करी, हमारे पास कुल मिलाकर के 4 लोग थे, 4 इवेंट थे मेरे पास। तो यानी कि जब हमारे पास सारे के सारे इवेंट्स का कलेक्शन आ जाता है, ठीक है कि नहीं है, सारे के सारे इवेंट्स का एक कलेक्शन आ जाता है, तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हैं उसको, सैंपल स्पेस, जहां पर हम सारे के सारे इवेंट को इकट्ठा करके एक ही जगह रखते हैं। समझ में आ गया था क्या हुआ। तो ये चीज है। अच्छा बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, नहीं भाई ग्रीन में मजा नहीं है, ब्लैक सही है, ये तो और ज्यादा सही है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में बात करने वाले थे, हाँ इवेंट, तो मैं समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है ना, आउट सैंपल स्पेस भी क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। तो लेट सपोज ई इज एनी काइंड ऑफ इवेंट, ई किसी भी तरीके का एक इवेंट हो सकता है। अब इस इवेंट की ना मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। तो बच्चों ये आप बेसिकली एक फॉर्मूला कह सकते हो कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला बन तो गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टोटल का मतलब क्या हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। तो फेवरेबल यानी कि वो, यानी कि पूरे आउटकम में से, यानी कि सोनू, मोनू, टीनू, भानु, इन सभी में से, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं, 4, इसमें से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना, कोई एक ही बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा, उसको कहा जाएगा फेवरेबल। क्लियर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं मोनू को सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो मोनू कितनी बार सेलेक्ट किया जा सकता है, मोनू तो बस एक ही बार सेलेक्ट किया जा सकता है। तो मोनू इज कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, मोनू इज कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम। और कितने बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ भाई, मैं 4 बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ, मोनू, टीनू, भानु, सोनू। तो वहां पर 4 लोग आ गए। तो जब आप फेवरेबल अपॉन में टोटल करते हो ना, तो बस इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, वेर ई इज द इवेंट वेर
मोनू इज सिलेक्टेड और सोनू इज सिलेक्टेड और टीनू इज सिलेक्टेड और भानु इज सिलेक्टेड। ठीक है कि नहीं है? तो ये चीज हो गई। लेकिन इसके बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट बात जाननी है बच्चों, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, एक और बात हमें जाननी है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लेट सपोज कि यार पीई एक तरीके का ना इवेंट है, ई एक तरीके का इवेंट है और पीई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो किसी भी तरह के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 से लेकर के 1 के बीच तक की लाई करती है। यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है मिनिमम मिनिमम, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। लेकिन वो 0 को क्रॉस नहीं करेगी, 1 को भी क्रॉस नहीं करेगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी यहाँ पार नहीं करके जाएगा और यहाँ पर 1 को भी क्रॉस करके नहीं जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पे वो रिवॉल्व करेगी। ठीक है ना इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? इसके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। अब इसी चीज से ना हम एक और बात समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसी चीज से हम एक और बात समझ सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको शो करने के ना 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरह की इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको शो करने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो आप बोलो भाई उसको नंबर के फॉर्म में दिखा रहे हो कि भाई परसेंटेज के फॉर्म में दिखा रहे हो कि या तो वो 0% हो सकता है या तो वो 100% हो सकता है कि नहीं? मिनिमम से मिनिमम 0%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100%। या तो आप उसको परसेंटेज के अलावा आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, 0/1 या 1/1। या फिर आप उसको डेसिमल फॉर्म में भी शो कर सकते हो, 0.0 और 1.0। ठीक है कि नहीं? तो ये वो रेंज है कि यार मिनिमम से मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना होगा। अब इनके बिल्कुल बीच में कौन लाई करता है? तो बिल्कुल बीच में लाई करता है 50%। इसके बीच में कौन लाई करता है 1/2। इसके बीच में कौन लाई करता है 0.5। तो बच्चों ये अगर आप ध्यान से अगर समझ गए ना तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक जोन है, ये भी एक जोन है। इन दोनों जोन में डिफरेंस क्या है बच्चों? ये वो जोन है जहां पर आप कह सकते हो लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, और ये वो जोन है जहां पर आप कह सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है कि नहीं? तो अगर किसी इवेंट के जो चांसेस हैं अगर वो इस रेंज में लाई करते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 50 के बीच में लाई करते हैं, 0 से 1/2 के बीच में लाई करते हैं, 0% से लेकर के 0.0 से 0.5 के बीच में अगर लाई करते हैं, तो यानी कि उसको लो प्रोबेबिलिटी जोन में रखा गया है। यानी कि उस इवेंट के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर एकदम इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ पर है तो उस इवेंट के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? तो ये है हमारी एक्चुअल रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और किस किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो? आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे ये समझना है कि और क्या? अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक टॉपिक और समझते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसकी आप इच्छा नहीं कर रहे थे और इसका एकदम अपोजिट ही हो गया है, जो आया एकदम उसका अपोजिट ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कॉइन उछालने जा रहा था, लेकिन कॉइन उछालने के बाद मैंने बोला कि भाई हेड आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन भाई हेड आया ही नहीं। हेड के बदले टेल आ गया। तो मैंने तो हेड बोला था, लेकिन हेड के बदले टेल आ गया। तो टेल को कहा जाएगा द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आया समझ आता है क्या? वो जो आपके अपने इवेंट के एकदम अपोजिट हो उसको कहा जाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और एक खास बात ये होती है कि लेट ई इज एन इवेंट। मान लो कि यार ई एक तरीके का इवेंट है, तो ई के ऊपर ना मैंने एक बार लगा दिया है, तो इसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। राइटिंग बड़ी खराब है भाई मेरी। ठीक है, इसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है ना, ई के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो तो बच्चों आप इसको ना नॉट ई भी पढ़ सकते हो या फिर ई नॉट भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो आप इसको।
ठीक है, शो करने का और भी कई तरीका होता है, आप इसके ऊपर डैश लगा दो तब भी माना जा सकता है। तो देखो तरीका रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि यार अगर आप किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो प्लस किसी कॉम्प्लीमेंट्री इसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रिजल्ट ये आता है कि दोनों ही प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना वो 1 के बराबर आता है। ये बात है कि अगर एक है इवेंट ई और एक है इवेंट ई नॉट, तो बात यह है कि यार दोनों के जो सम आते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है कि नहीं है, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अब हम लोग इतना रेडी तो हो चुके हैं कि यार अब हम ना क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट कर पाए। आइए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी कि पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में से ना एक अल्फाबेट को रैंडमली चूज कर लिया गया। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है भाई, हमें क्या होता, ठीक है ना। अ लेटर इज चूजन, ठीक है ना। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो लेटर चूज किया गया है वो एक तरीके का कॉन्सोनेंट है। देखो दो चीजें होती है, स्वर और व्यंजन, आपने सुना होगा, ठीक है ना, गलत बोल रहा हूँ शायद, ठीक है ना। वैसे ही इंग्लिश में ना होता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। जब आपकी जीभ जो है वो आपके क्या बोलते हैं उसको, मुंह की छत होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जब टच नहीं करते हैं तो इस तरह के वर्ड आते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, तुषार कपूर गोलमाल से। तो जब भी वो कुछ बोलता है तो भाई ऐसे ही वॉवल्स में ही बात करता है। तो ऐसे जो भी वर्ड आपको सुनाई देते हैं उन्हें कहा जाता है वॉवल्स, और उसके बाद जितने भी वर्ड होते हैं त ता ती स सा सी जो भी है उनको क्या कहा जा रहा है, कॉन्सोनेंट कहा जा रहा है। तो कह रहा है बताइए कॉन्सोनेंट चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपने फेवरेबल ढूंढने पड़ेंगे और टोटल ढूंढने पड़ेंगे। तो फेवरेबल और टोटल दोनों का ही पता कर लो। तो फेवरेबल, व्हाट इज अ फेवरेबल, तो टोटल होते हैं हमारे पास 26, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू 5, तो बचे कितने हमारे पास 21। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर, तो टोटल आउटकम्स तो 26 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो व्हाट इज द फेवरेबल, फेवरेबल इज 21, व्हाट इज द टोटल, टोटल इज 26। दोनों के एक टेबल से नहीं काट सकते, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अगला, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 3 4 5 एंड 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ठीक है ना। तो ये चार तरीके के कार्ड्स हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है नंबर 3 4 5 और 50, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थ्रूली। उनको पहले तो एक बॉक्स में डाला गया और बॉक्स को हिला दिया गया एकदम मजे से, मिक्स हो गए सारे के सारे कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड में से ना एक बॉक्स भी निकाल लिया गया। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि कार्ड में से एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने के क्या चांसेस हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर भाई निकाल तो लेंगे, करना ही क्या होता है, फेवरेबल और टोटली तो करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं पता, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं उसे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर उसे कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि रूट से बाहर इजिली निकल पाए, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है कौन, वो 4 है यहाँ पे बस, और कौन है, तो फेवरेबल हो गया 1, टोटल हो गया 5। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर की, तो ये आएगा फेवरेबल अपॉन में टोटल 1 अपॉन में 5, और ये हो गया इसका आंसर खत्म। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 20 टिकट्स ऑन विच नंबर्स 1 to 20 आर रिटन, ठीक है ना। 20 टिकट है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 20 तक, आर मिक्स्ड थ्रूली, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया गया, एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ देम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर और ड्रॉन that the number drawn on the drawn ticket is a multiple of 3 और 7। देखिए क्या कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ या तो 3 या तो 7, या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 7 का मल्टीपल होगा। करना ही क्या होगा हमें, फेवरेबल अपॉन में टोटल करना है। भाई टोटल तो मुझे पता है 20 कार्ड्स हैं,
बस मुझे फेवरेबल नहीं समझ में आ रहा, तो फेवरेबल अब आपको समझना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग टोटल समझते हैं। टोटल तो वी हैव 20। फेवरेबल क्या है, व्हाट इज अ फेवरेबल? कह रहा है सिर्फ उन्हीं नंबर को सेलेक्ट करना जो कि 3 और 7 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में आते हो या तो 7 के टेबल में आते हो। तो 3 के टेबल में वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3, ठीक है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। नहीं, 21 नहीं लिख सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि जब कार्ड ही 20 तक है, 21 कहाँ से आ जाएगा? फिर आप 7 का टेबल पढ़ो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, है ना। 21 लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई 21 तक जाएगा कहाँ, जब कार्ड के ऊपर लिखा ही 20 तक के नंबर है। तो देखिए सबसे अच्छा, हाँ, जब यहाँ तक आ जाना एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो भाई अभी तक मुझे ऐसा कोई नंबर दिखाई तो नहीं दिया जो रिपीट हो रहा हो। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो ये हो गया 6 7 8। तो हमारे पास फेवरेबल हो गए कितने? 8। टोटल है हमारे पास 20। तो 8 अपॉन में 20 इज आंसर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लो। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 2/5 इज द आंसर। अच्छा, अगर आप 2/5 को सॉल्व करना चाहते हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये आएगा हमारा कितना? 0.4। 0.4 लाई करता है इस रेंज में, 0.0, 0.5, 1.0। 0.4 यहाँ पे लाई करता है, यानी कि ये एक लो प्रोबेबिलिटी जोन में है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ना आपको ये भी कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी आपने निकाल तो लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप ना इसको परसेंटेज में निकालो। तो परसेंटेज में भी निकालना सिंपल है, बस आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, अगर आप इसको परसेंटेज में चेक क्या कहते हैं, चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, तो बस सिंपल एक काम करना, 0.4 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 40%। और हमारा आंसर हो गया फाइनल। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज है। फ्रैक्शन में दिख गया, डेसिमल में दिख गया, परसेंटेज में भी दिख गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स आउट ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 4 हैव मेजर डिफेक्ट। ठीक है कि नहीं है? तो एक बॉक्स है जिसमें कि 100 शर्ट्स हैं। इतने सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। और 4 जो है वो तो भाई बहुत ज्यादा ही दिक्कत है, मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। मतलब हो सकता है कि यार उसका एक हाथ छोटा हो, एक हाथ बड़ा हो। ठीक है ना, बस हाथ हाथ हो, बीच का कपड़ा ही ना हो। ठीक है, तो ये है। तो मेजर डिफेक्ट है उसमें। ठीक है ना। कह रहा रमेश अ शॉपकीपर विल बाय, ठीक है ना, रमेश अ शॉपकीपर विल बाय ओनली दोज शर्ट्स विच आर गुड, बट केवल अनदर शॉपकीपर, अच्छा केवल नाम है क्या? ठीक है, केवल अनदर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट्स विथ अ मेजर डिफेक्ट। अ शर्ट इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब एक शर्ट को ना बॉक्स से रैंडमली निकाल लिया गया है, बॉक्स में आ रहा है, एक निकाल लिया शर्ट। What is the probability that रमेश will buy this selected shirt? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रमेश है ना वो उस शर्ट को सेलेक्ट करेगा? तो भाई पहले तो भाई हमें रमेश की पसंद देखनी पड़ेगी। तो जो रमेश है ना, रमेश सिर्फ गुड वाले शर्ट खरीदने आया है। ठीक है ना, सिर्फ अच्छे वाले शर्ट। उसको नहीं चाहिए कि भाई मेरे उसमें जरा सा भी डिफेक्ट हो, माइनर हो मेजर, कोई भी डिफेक्ट उसको नहीं चाहिए। वो भाई एकदम क्वालिटी वाले शर्ट लेने आया है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल बाय, ठीक है ना, रमेश खरीदेगा कब? जब उसको शर्ट जो है बिल्कुल गुड मिलेगी। तो उसके लिए हमें फेवरेबल चाहिए होगा और टोटल चाहिए होगा। तो चाहिए इन दोनों का जुगाड़ करें। तो टोटल तो मुझे पता है, टोटल हमारे पास 100 शर्ट्स है। लेकिन फेवरेबल कितने हैं पहले वाली कंडीशन के हिसाब से? तो रमेश सिर्फ वही शर्ट खरीदेगा जो डिफेक्टिव नहीं होगा बिल्कुल भी। तो डिफेक्टिव नहीं होगा यानी डिफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा, तो भाई ये भी डिफेक्ट माना जाएगा और ये भी डिफेक्ट माना जाएगा। तो अच्छे कितने हो गए? 88। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 88 अपॉन में 100, काटा पीटी कर सकते हो। अरे मैंने गलती कर दी यार। ठीक है ना। और कट सकता है ये तो, ठीक है ना। 4 1 जा 4, सॉरी 22 25, तो ये आएगा 22 अपॉन में 25। ये हो गया इसका आंसर। सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी ना वो काफी बड़ी वैल्यू होगी और वो अच्छे खासे प्रोबेबिलिटी जोन में आएगी वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर। दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? कह रहा है केवल विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट। केवल
शर्ट खरीदेगा। अच्छा, केवल जो है ना, केवल अनदर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, केवल जो है ना वो कह रहा है कि भाई मैं मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन हाँ अगर उसमें माइनर डिफेक्ट हो या फिर अगर वो गुड शर्ट हो तब तो मैं खरीद सकता हूँ। बड़ा कौन नाम रखता है भाई अपने बच्चे का नाम केवल। फेवरेबल अपॉन में टोटल, बच्चों व्हाट इज द टोटल। टोटल हो गया हमारे पास 100, लेकिन केवल कब खरीदेगा, केवल तभी खरीदेगा जब शर्ट गुड हो या फिर उसके अंदर माइनर डिफेक्ट हो। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाता है कितना, 96। काटा पीटी कर सकते हो, ठीक है ना। 2 4 8, 2 8 16, 50 बारी में और काटना है तो और काट दो। टू क्या कहते हैं 50 है, 4 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 25 और नहीं कटने वाला है ये, तो 24 अपॉन में 25 इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 times एंड नथिंग एंड नोटिंग, अरे नोटिंग है भाई, ठीक है, नोटिंग एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, रमेश विल विन द गेम इफ ऑल द शो द टॉसेस सेम रिजल्ट। ठीक है, रमेश नाम का एक लड़का है, ठीक है ना, वो एक गेम में हिस्सा लेता है और गेम क्या है, कॉइन उछालना है 3 बार। रमेश तभी जीतेगा जब तीनों बार सेम रिजल्ट आएंगे, यानी कि या तो तीनों बार हेड आ जाए या तो तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है कि नहीं है। एंड हारेगा तब, हारेगा तब जब इनके अलावा कोई दूसरा वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों बार हेड आ गया, रमेश जीत गया, तीनों बार टेल आया, रमेश जीत गया, लेकिन हेड हेड आते आते टेल आ गया, टेल टेल आते आते हेड आ गया, उस समय रमेश हार जागो। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल, अच्छा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो देखिए बच्चों, हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश विल लूज द गेम, ठीक है ना। रमेश के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो भाई ना तो फेवरेबल पता है और ना ही टोटल पता है, अब क्या करें भाई। वैसे इसका ना एक सिंपल तरीका है पता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस वाला है तो हम अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन खैर छोड़ो, हम पहले देख लेते हैं कि भाई टोटल क्या है फेवरेबल क्या है। तो देखो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखिएगा, एक कॉइन है जिसमें या तो हेड आ सकता है, एक कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो अब आपको ना एक बात याद रखनी है कि एक कॉइन की ना दो साइडें होती हैं, ठीक है ना। एक कॉइन की ना दो साइडें होती हैं, साइड, और उसकी पावर बढ़ा दीजिए जितनी बार उसे टॉस किया गया हो। पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है कि नहीं। तो जितनी भी कॉइन की साइड रही हो उतनी बार उसको टॉस कर दो और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उसका आउटकम। तो हमारे केस में, ठीक है ना, हमारे केस में ध्यान रखना, हमें टोटल निकालना है, टोटल टोटल आउटकम्स। कैसे निकालेंगे, तो कॉइन की जो साइड है उसकी पावर हो जाएगी टॉस। तो साइड कितनी है, 2, टॉस कितनी बार करा गया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। 8 आउटकम्स आ सकते हैं बच्चों। अब ये 8 आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं भाई, ये मैं कैसे पता करूं, तो ये भी सिंपल है, देखो 8 का कर दीजिए आधा, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। 4 का कर दो आधा, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का कर दो आधा, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो कुल मिलाकर के इतने तरह के आउटकम है, गिन लो बच्चों 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमारे पास 8 आउटकम्स आ चुके हैं, ठीक है कि नहीं है। अब हमें करना क्या है, करना क्या है, अब हमें वो आउटकम देखने जो कि फेवर में है। फेवर में क्या है, जब रमेश गेम हार जाएगा। भाई 8 में से रमेश गेम जीतेगा कब कब,
जब तीनों बार सेम रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी रमेश जीतेगा, यहाँ पर भी रमेश जीतेगा, लेकिन यहाँ पर रमेश पक्की बात है हारेगा। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि 8 में से 2 हटा दो तो बचेंगे 6। तो फेवरेबल कितना हो गया 6। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश लॉस? फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल हो गया हमारे पास 6, टोटल हो गया 8, काटो पिटोगे तो 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि रमेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी तो भाई बहुत कम है, हारने की उल्टा ज्यादा है। समझ में आ गया यहाँ तक क्या? इसलिए बच्चों जुआ हुआ मत खेलना भाई। अगला, अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, ठीक है ना, अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस। अच्छा ठीक है, 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक डाइस को एक बार फेंकना, 2 डाइस को एक बार फेंकना, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप एक डाइस को सिर्फ एक ही बार फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है? डाइस को जब एक बार फेंका जाता है, ठीक है, जब डाइस को सिर्फ एक ही बार फेंका जाता है, वन टाइम, तब क्या होता है भाई? तब होता यह है कि भाई 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड होते हैं ना डाइस के, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो जाता है 6, यहाँ पर मान लो हो गया 3, यहाँ पर मान लो हो गया 1, ठीक है कि नहीं है? तो ये एक नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया। मतलब होता है इसमें कि डाइस की एक खास बात ये होती है कि इसके अपोजिट वालों को जब आप जोड़ते हो ना तो वो 7 के बराबर आता है। तो 6 के पीछे ना 1 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा, 1 के नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, तो 2 के नीचे 5 आएगा। दोनों का जो अपोजिट वाले जो साइड होते हैं ना उनका सम 7 के बराबर आता है। सही में फैक्ट है। अब इधर देखिए, तो कुल मिलाकर के ना 6 तरह के आउटकम आते हैं, लेकिन अगर आप किसी डाइस को 2 बार फेंकते हो, 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 बार फेंकते हो तो क्या होता है बच्चों? देखो 2 बार जब आप डाइस को फेंकते हो ना, या फिर 2 डाइस को एक बार फेंकते हो तो उसको एक काउंट माना जाता है, ठीक है कि नहीं है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास डाइस पड़े हुए, मैंने अपने डाइस को ऐसे फेंक दिया, तो जब आप ऐसे डाइस को फेंकोगे ना तो हो सकता है कि यार पहली वाली डाइस में 1 आ जाए और दूसरी वाली डाइस में भी 1 आ जाए, ठीक है। वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि यार पहली वाली डाइस में 1 आ जाए लेकिन दूसरी वाली में 2 आ जाए, पहली वाली में 1 आ जाए, दूसरी वाली में 3 आ जाए, पहली वाली में 1 आ जाए, दूसरी वाली में 4, पहली वाली में 1, दूसरे में 5, पहली वाली में 1, दूसरे वाले में 6, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार उसमें 2 और 1 आ रहे हो, ठीक है ना, 2 और 2 आ रहे हो, 2 और 3 आ रहे हो, 2 और 4 आ रहे हो, 2 और 5 आ रहे हो, 2 और 6 आ रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 और 1 आ रहा हो, 3 और 2 आ रहा हो, स्किप कर देना भाई अगर बोर हो रहे हो तो, 3 और 3 आ रहे हो, 3 और 4 आ रहे हो, 3 और 5 आ रहे हो, या फिर 3 और 6 आ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा यार मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 6 और 1 आ रहा हो, 6 और 2 आ रहा हो, 6 और 3 आ रहा हो, 6 और 4 आ रहा हो, 6 और 5 आ रहा हो, 6 और 6 आ रहा हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे आउटकम हो सकते हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बोला साइड की पावर टॉस, तो 6 की पावर 2, विच मीन्स 36 आउटकम्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो 36 आउटकम्स है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो 6 आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर 6 साइड वाली डाइस को एक ही बार फेंका गया है। एक बार फेंकोगे तो 6 आउटकम, 2 बार फेंकोगे 36 आउटकम। तो बच्चों ये है दोनों बीच का डिफरेंस। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, अ टोटल ऑफ 9 और 11। कह रहा है भाई पहले तो हमें, पहले देखो जो भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना पहले आपको टोटल पता होना चाहिए। तो टोटल तो अभी हमें पता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन टोटल तो अभी हमें पता है। व्हाट इज द टोटल? टोटल है साइड की पावर टॉस, ठीक है। साइड कितनी है? 6, 6 की पावर 2, विच मीन्स
36 आउटकम्स, ठीक है ना, कुल मिलाकर के 36 आउटकम्स आएंगे पहले तो वहां पे। अच्छा, दूसरा, अब हमें बताना है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। हर डाइस में ना प्राइम नंबर आने चाहिए। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, देखो प्राइम नंबर कौन नहीं होते वो बता देता हूँ, ठीक है ना। वन प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से। और दूसरा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं, या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो सेल्फ से डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो शुरुआत कहाँ से होती है उनकी, 2 से, 3 और 5, कुल मिलाकर के इतने ही प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं है। प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस में प्राइम नंबर आने चाहिए। तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, तो देखो फेवरेबल बता देता हूँ, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल तो हो गया हमारा ये, या तो पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, ये तो पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, और इसके अलावा और क्या आउटकम बना लोगे, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। या तो पहली डाइस में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या तो पहली डाइस में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, ठीक है कि नहीं है। या तो पहली डाइस में 5 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या तो पहली डाइस में 5 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ कुछ मिस कर दिया है, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। नहीं ढूंढ पाए, अगर ढूंढ लिया तो अच्छी बात है। बच्चों ये भी तो आ सकता है, ये दोनों भी तो आ सकते हैं, दोनों डाइस हैं, दोनों उस वाले डाइस के ऊपर 2 नहीं होगा क्या, वहां पे तो 2 होगा। 3 3 5 5। तो अब देखिए बच्चों, गिनती के कितने सारे आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिलाकर के कितने आउटकम हो गए, 9। तो फेवरेबल हो गए 9, टोटल हो गए 36, काटा पीटी करोगे तो 1/4 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, 25%। अगला है ये, अ टोटल ऑफ 9 और 11, या तो टोटल जो है उनका सम जो आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, या तो वो 11 आना चाहिए, 9 11 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए तो ठीक है, देखिए बच्चों, है क्या कि डाइस को फेंक रहे हैं, या तो सम 9 बनना चाहिए तो 11 बनना चाहिए। अब 9 कैसे कैसे बन सकता है, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम दूसरे वाले पार्ट का, ठीक है ना, सम एज 9, सम एज 9 और 11 कैसे कैसे बन सकता है बच्चों, या तो 4 और 5 आ जाए, या 5 और 4 आ जाए, ठीक है ना, या 6 और 3 आ जाए, या 3 और 6 आ जाए। और कैसे बन सकता है भाई 9, 7 तो है नहीं उसमें, तो मेरे ख्याल से 4 ही है? हाँ 9 ही है, इतने ही बन रहे हैं। अच्छा 11 भी तो बनाना है हमें, 11 कैसे बन सकता है, 11 बन सकता है या तो 5 और 6 आ जाए, या तो 6 और 5 आ जाए, और कुछ बन के 11 बना सकते हैं ना, तो 11 नहीं बन सकता है, और तो नहीं बन सकता यार, इतने ही हो सकते हैं। तो टोटल गिन लेते हैं हम कितने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 9 और 11, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन में 36, विच मीन्स 1/6 इज द आंसर। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग है। ये देखिए क्या है, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला पार्ट ना अब तुम अपने आप करो, क्या करो, बढ़िया सा सैंपल स्पेस बनाओ, वो फेवरेबल वाला आउटकम चेक करो, जहाँ पर 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, और जहाँ पर 5 कम से कम, ओ सॉरी एग्जैक्टली एक बार आ रहा है। अपने आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, हम करेंगे ट्राई। अगला ये, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, यार ये भी डाइस वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये भी तुम अपने आप करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ जो बनेगा, सॉल्यूशन का जो पीडीएफ बनेगा वो मैं भेज दूंगा, ग्रुप के साथ अटैच कर दूंगा मैं, तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई कौन सा है क्वेश्चन, कैसे ट्राई करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दिया गया है, तो वो तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगला है ये, अ बैग कंटेन्स 18 बॉल आउट ऑफ विच एक्स आर रेड, ठीक है ना, एक बैग है जिसके अंदर ना 18 बॉल है, और उसमें से ना एक्स नंबर की जो बॉल है ना वो रेड है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक बैग है जिसके अंदर 18 बॉल है, आउट ऑफ विच एक्स आर रेड, यानी कि 18 में से ही कुछ रेड है
और बाकी के जो बॉल होंगे ना वो हो सकते हैं किसी दूसरे कलर के हो, रेड नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। कह रहा है कि भाई अगर हमने बॉल में से ना एक बैग में से एक बॉल निकाल लिया और वो रेड नहीं था, तो रेड नहीं था इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें पहले निकाल के दिखानी है। दूसरा ये भी ध्यान रखना बच्चों, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता है हमें। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है इफ टू मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। अच्छा, अब उस बैग के अंदर दो बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं, दो रेड बॉल एक्स्ट्रा और डाल दिए गए, यानी कि अब बॉल जो है वो 18 से 20 हो चुका है। समझाऊंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9 by 8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। अच्छा, कह रहा है इस केस में जब दो बॉल एक्स्ट्रा डाल दी गई है, उस केस में रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 9 by टाइम्स हो चुकी है, बढ़ गई है। किस केस से अकॉर्डिंग? पहले वाले केस के अकॉर्डिंग। कह रहा है यहां जब आप रेड बॉल निकाल रहे थे और यहां जब आप रेड बॉल निकाल रहे थे, ये वाली प्रोबेबिलिटी उसके 9/8 गुना ज्यादा है। तो पता लगाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पता लगाइए एक्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल है, अगर थोड़ा ज्यादा नहीं समझ पाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रेड बॉल एक्स नॉट रेड बॉल 18 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 18 है, बाकी की निकालोगे कैसे, 18 में से एक्स हटा देना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालनी है, अच्छा नॉट रेड की निकालनी है, ठीक है ना, नॉट रेड। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल है हमारे पास 18, फेवरेबल है 18 माइनस एक्स। तो बच्चों इसको और आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बेवकूफी बच्चा होगा जो 18 से 18 काट देगा ऐसे करके, वरना भाई इतना ही आंसर है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, ठीक है ना। इफ टू मोर बॉल आर पुट इन द बैग। अब देखिए बच्चों, अब रेड बॉल की संख्या कितनी हो गई है, पहले कितनी थी एक्स, अब यहाँ पे बढ़ करके x+2 हो गया। लेकिन बच्चों टोटल बॉल की भी तो संख्या बढ़ेगी ना, टोटल बॉल पहले 18 थी, दो और डाल दी, 20 हो गई, ठीक है। लेकिन कह रहा भाई जब आप यहां पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, और पिछले वाली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के कंपेयर करोगे, रेड बॉल प्रीव का मतलब होता है प्रीवियस, तो पता लगा कि यार अभी वाले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पिछले वाले से 9/8 टाइम्स ज्यादा है। तो बच्चों अगर मैं अभी के केस में अगर रेड बॉल निकालता तो क्या निकालता, वो निकालता x+2 अपॉन में 20। और अगर मैं पहले पार्ट में रेड बॉल निकालता, वो क्या निकालता, 9/8 इंटू रेड बॉल, पहले कितनी बॉल थी हमारे पास x अपॉन में 18। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 9 से 18 चला जाएगा दो बारी में, दो से, अच्छा दो से काटो मत कुछ भी, लेकिन दो से 20 काट सकते हो भाई तुम, 10 बारी में इनको भी काटा जा सकता है, 2 4 2 5 10। इसको थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बचा x/2 अपॉन में 5, वहां बचा x अपॉन में 4, x+2 अपॉन में 5, यहाँ बचा x अपॉन में 4, बस एक जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स ऑफ x+2 एंड 5 टाइम्स ऑफ x, या 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x, या 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x which gives x इक्वल्स टू 8। तो यानी कि पक्की बात है कि पहले केस में जो रेड बॉल रही होगी वो कितनी रही होगी, वो 8 रही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x, ये सेम नहीं लग रहा है क्या? अच्छा बच्चों ये ना ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो आप चाहो तो इस वाले को आप एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को देखना, और बिल्कुल इसी से इंस्पायर्ड ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार अपने आप ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अ ब्लैक फेस कार्ड इज, अच्छा कार्ड प्रॉब्लम है भाई, कार्ड प्रॉब्लम के लिए तो पहले आपको कार्ड समझाने पड़ेंगे। तो प्लेइंग कार्ड,
ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। कुल मिला करके जो अब आप प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ते जो होते हैं वो जो खेलते हैं लोग, प्लेइंग कार्ड्स। तो कुल मिला करके ना 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है, 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, अब इसके होते हैं दो डिवीजन। कौन से भाई? एक में होता है काला, काला तो वर्ड में आएगा नहीं, कोई बात नहीं। एक होता है ब्लैक, 26 होते हैं ब्लैक, और 26 होते हैं रेड। अब इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, इसके भी सिमिलरली दो हिस्से हो जाते हैं। यहाँ पर 13 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 करके ना 4 डिवीजन हो जाते हैं अब यहाँ पे। तो ये जो 13 पत्ते होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पेड, इन 13 पत्तों को कहा जाता है क्लब, इन 13 पत्तों को कहा जाता है डायमंड, और इन 13 पत्तों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्ट। ठीक है, सिंबल नहीं बना रहा हूं क्योंकि पेपर में सिंबल तो आएगा नहीं, लेकिन चलो बना ही देते हैं। क्लब, डायमंड, हार्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के पत्ते होते हैं बच्चों, इनके ऊपर 4 तरह के ना ऐसे सिंबल बने रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात है कि यार इन 13 पत्ते के भी डिवीजन होते हैं, यानी कि जैसे जो स्पेड वाला पत्ता है, 13 कार्ड ऑफ स्पेड, 13 स्पेड, इसमें जो पहला पत्ता होता है उसे कहा जाता है एस, जो दूसरा पत्ता उसे कहा जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसको ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है एस, ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है इन्हें कहा जाता है फेस। ठीक है, तो एस कार्ड का मतलब होता है फर्स्ट कार्ड, जबकि एस कार्ड का सॉरी एस कार्ड का मतलब होता है फर्स्ट कार्ड, जबकि फेस कार्ड का मतलब होता है वो कार्ड जिनके ऊपर ना चित्र बने होते हैं राजा रानी और वो गुलाम के। ठीक है ना, तो ये चीज है, फेस कार्ड होते हैं, ये एस कार्ड होते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इसके साथ नहीं होता है, ऐसा क्लब के साथ भी होता है। क्लब भी कहां से शुरू होता है? ए से, और उसके पास भी जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है। फिर ये जाता है डायमंड के पास, उसके पास भी एस होता है, और सिमिलरली उसके पास भी जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। और सिमिलरली आखिरी वाला हार्ट, इसके पास भी एक एस होता है, इसके पास भी जैक, क्वीन और किंग, ये सब के सब होते हैं। समझ में आ गई होगी बात यहां तक की? तो ऐसा है। अब कुल मिलाकर के ध्यान से देखिएगा, तो अब हम ना टोटल कर रहे हैं, टोटल। तो जब आप टोटल करने जाओगे ना टोटल, तब आपको एक बात पता लगेगी, कुल मिलाकर के एस कितने होते हैं? 4। दो कितने नंबर के कितने पत्ते होते हैं? 4। 3 नंबर के कितने पत्ते होते हैं? 4। 5 नंबर के 4, 8 नंबर के 4, 10 नंबर के 4, जैक कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है? 4। राजा कितने होते हैं? 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के इतने सारे पत्ते होते हैं और इतने डिवीजन होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और कोई पत्ता एक दूसरे के जैसा बिल्कुल इक्वल नहीं होता। हर पत्ते की ना अपने एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं बोलूँ ना कंपेयर करूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी अगर 5 आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों 5 को कंपेयर करूं तो भाई नंबरों में ही सेम है और बाकी जगह एकदम अलग है, क्योंकि ये जो 5 है वो है स्पेड का, जबकि ये जो 5 कार्ड है वो है डायमंड का। ठीक है ना, ये जो है वो किसका है? वो है क्लब का। ये जो है वो किसका है? ये है हार्ट का। ठीक है कि नहीं है? तो अगर आपको दो पत्ते अगर एक जैसे अगर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पत्ते बस नाम के सेम है, बाकी कैटेगरी वाइज तो बिल्कुल अलग है, अगर ऊपर ऊपर से देखो तो। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर मैं इन दोनों पत्तों को अगर कंपेयर करूं, ये दोनों 5 को अगर कंपेयर करूं, तो सिमिलर बस इतना है कि यार ये दोनों ब्लैक की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है ना। इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो सिमिलर इतना है कि बस ये रेड की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अगर मैं थोड़ा सा और डीप अगर जाऊंगा ना तो भाई बिल्कुल ही अलग पत्ते हैं ये। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। तो ऐसा है। तो एस कार्ड हो गया, वो फेस कार्ड हो गया, और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, हर पत्ता एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा फेस कार्ड के बारे में। तो जो फेस कार्ड ना कुल मिलाकर के हर सबके पास तीन तीन होते हैं। ठीक है ना, जैक क्वीन किंग सबके पास तीन तीन होते हैं। लेकिन अगर हम इन टोटल बात करें, ठीक है ना, तो टोटल मिला करके 12 फेस कार्ड होते हैं। 3+3+3+3+3 12 तरह के फेस कार्ड होते हैं। उसमें से जो 6 फेस कार्ड होते हैं वो ब्लैक वाले होते हैं, और बाकी के जो 6 फेस कार्ड होते हैं वो रेड वाले होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये इसका मतलब है क्या यार, दो ब्लैक गुलाम होते हैं, दो ब्लैक रानी होती है, दो ब्लैक किंग होते हैं, दो ब्लैक, ठीक है ना, दो रेड गुलाम होते हैं, दो रेड रानियां होती है, दो रेड किंग होते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना एक बार इंटरनेट पे थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो पत्ते के बारे में और पता लग जाएगा। बच्चों सिर्फ पत्तों के बारे में पता करिएगा, पत्तों को खेलने के बारे में पता मत करिएगा। ठीक है कि नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पे। कह रहा है ऑल द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम, अरे बाप रे इतना रेसिस्ट। ठीक है, देखिए, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड को हटा दिया गया बच्चों। ठीक है ना, पूरे 52 पत्तों में से जितने भी ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं उन सबको हटा दिया गया। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। और कह रहा है कि यार जो बचे हुए पत्ते हैं ना उनको क्या कहते हैं, सही से खेला गया, मतलब उनसे ही शफल अफल कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, किंग। ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बार हम ना अपने डायग्राम पे वापस जाते हैं। मैं पता है क्या बोला गया है भाई, हमने ये वाले पत्ते हटा दिए हैं। ये जो ब्लैक कलर के फेस कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हटा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये हट गए हैं। ठीक है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के 6 पत्ते हट गए अब हमारे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे करके। तो 52 पत्ते होते हैं, उसमें सिर्फ 6 फेस कार्ड तो हमने हटा ही दिए। नहीं समझ पाए बात को। तो बचे कितने, 46। तो 46 पत्ते बचे इन टोटल। और ध्यान रखना बच्चों ये टोटल है, टोटल, नो ब्लैक फेस कार्ड। इसके अंदर ब्लैक फेस कार्ड है ही नहीं। ठीक है। तो 46 बचे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। फेस कार्ड देखिए टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से तो 6 निकल चुके हैं। ठीक है कि नहीं, अब बचे 6 हैं हमारे पास। अब टोटल कितने हैं, टोटल भाई ये है, नया वाला टोटल है हमारा अपना 46। काटा पीटी करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 3 बार में, तो 3/23 इज द आंसर। अगला है रेड कार्ड। तो जो रेड कार्ड में तो कुछ छेड़ा गया ही नहीं है, तो रेड कार्ड होते कितने हैं, रेड कार्ड तो होते ही 26 है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ठीक है, तो 26/46, काटा पीटी कर देना, 13/23। अगला क्या है, अगला है ब्लैक कार्ड। बच्चों ध्यान रखिएगा, सारे ब्लैक कार्ड नहीं निकाले गए हैं, सिर्फ ब्लैक फेस कार्ड निकाले गए हैं। तो ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। हमें पता है कि भाई 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, लेकिन उसमें से 6 फेस कार्ड अब गायब हो चुके हैं। तो बचेंगे कितने अब, बचेंगे हमारे पास 20/46। काटा पीटी कर दो भाई। ठीक है कि नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है, अगला है किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, देखो वैसे तो 4 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है ना, किंग के 4 कार्ड होते हैं, लेकिन भाई अब आपको उसमें से 2 किंग अब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 2 फेस, वो किंग वाले जो पत्ते होते हैं ना फेस कार्ड में आते हैं गिनती में। तो 2 ब्लैक किंग तो अब है ही नहीं उसमें। तो अब गिनती जो होगी वो होगी 2/46, 1/23 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, उतना कोई मुश्किल था नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड हैव सेम, अरे ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या संभावना है कि यार दो बच्चे, ठीक है ना, क्या संभावना है कि यार दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों का जो बर्थडे आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम डे पे आ रहा है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालें इसे। तो देखो बड़ा सिंपल है। आप, तुम्हें याद है मैंने बोला था डाइस के केस में कि जितनी साइड हो उतनी बार उसको टॉस कर दो। ये भी सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है। अब दो दोस्त का बर्थडे सेम कैसे कैसे आ सकता है, वो मैं कैसे पता करूं। वो देखो बच्चों आप ऐसे पता करिए।
अच्छा एक बार मैं ना डाइस वाला प्रॉब्लम निकाल लेता हूँ क्योंकि उसमें ना कुछ समझाना है मुझे। हाँ ये रहा। ठीक है। अच्छा इसके बीच में जो टर्म छूट गए थे मैं हम वो टर्म भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आ रहे हैं हमारे 4 और 1, 4 और 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है। तो इतने तरह के तो भाई हमारे आउटकम हो गए। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन में एडजस्ट हो जावे। ठीक है हो गया भाई। अब देखो, तो बच्चों ये है हमारे सारे के सारे क्या कहते हैं आउटकम्स। ठीक है ना बच्चों, जरा मैं आपका फोकस लेके जाना चाहता हूँ इन पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है वो भी ध्यान से देखो। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। बच्चों ये जो नीले वाले पत्ते हैं ना, मतलब नीले वाला जो टर्म मैंने मार्क किया है, इसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डबलेट। डबलेट मतलब क्या होता है, दोनों में सेम सेम चीजें आना, उसे कहा जाता है डबलेट। ठीक है, उसे कहा जाता है डबलेट। ठीक है, सेम टू सेम चीज बच्चों हम लोग यहाँ पर भी। अच्छा कितने सारे डबलेट मिले हमें वो तो देखिए। 6 साइड वाला डाइस था तो डबलेट भी कितने मिले हमें, 6। ठीक है। अब इधर देखिए। ठीक है अब इधर देखिए, दो दोस्त हैं, सेम डे पे बर्थडे आ रहा है, तो बच्चों मान लीजिए ये है कैलेंडर। ठीक है ना, 12। ठीक है। अच्छा सेम डे पे बर्थडे आएगा मतलब दोनों का जनवरी 1 जनवरी 1, जनवरी 31 जनवरी 31। ठीक है कि नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर तो मिल गए हमको 31 टर्म्स। तो यानी कि 31 टर्म तो हो गए हमारे जनवरी में। अच्छा फरवरी 1 फरवरी 28 तो यहाँ पर हमको मिल गए टोटल मिला करके 28 टर्म। यहाँ पर कितने मिलेंगे, मार्च 1 यहाँ पर हमको मिल गए टोटल 31 टर्म्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक का क्या हुआ। तो उसी तरह से अगर आप सारे के सारे कैलकुलेट करोगे और दिसंबर तक पहुंचोगे, तो दिसंबर 1, दिसंबर 31 टोटल कितना हो गया, 31। तो अगर मैं सभी का टोटल करूं, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे करते करते अगर मैं एंड में आ जाऊं, तो पता है टोटल कितना मिलेगा, 365। यानी कि कुल मिलाकर के 365 ऐसे दिन है जहां पर इन दोनों के बर्थडे सेम आ सकते हैं। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया मैंने तो सोचा था एक ही दिन होगा। भाई एक ही दिन होगा, वो इन्हीं में से एक दिन होगा। ठीक है ना, 365 में से ही एक दिन हो सकता है वो। ठीक है कि नहीं है। तो 365 यानी कि टोटल डेज है जब उनके सेम बर्थडे आ सकते हैं। तो टोटल क्या हो गया भाई, देखो टोटल आउटकम में ना, टोटल आउटकम में वो सारे आउटकम आएंगे जिसमें सेम बर्थडे भी आएगा, और वो भी आएंगे जिसमें सेम बर्थडे नहीं भी आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई एक का बर्थडे एक को पड़ रहा हो, लेकिन एक का बर्थडे दो को पड़ रहा हो, एक का एक दूसरे का तीन, एक चार, एक पांच, एक छह। जनवरी के फिर सारे खत्म हो जाएंगे, फिर फरवरी के, ऐसा करते करते पूरा साल लगेगा। और पता है बच्चों कुल मिलाकर के टोटल आउटकम क्या बनेंगे हमारे, ये रहा हमारा टोटल आउटकम। फेवरेबल तो पता लग गया तुम्हें, ठीक है ना, फेवरेबल तो पता लग गया तुम्हारे 365। टोटल कैसे निकालोगे, टोटल हम लोग निकालेंगे 365 की पावर 2 करके। अब इसकी पावर 2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 365 मल्टीप्लाई बाय 365 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, बस टाइम वेस्ट है ये। तो ये चीज हो गई, फेवरेबल 365 और टोटल कितना हो गया, 365 की पावर 2। इसको तुम ऐसे समझो कि एक 365 साइड वाला डाइस है जिसको दो बार रोल किया जा रहा है, दो बार रोल किया जा रहा है 365 साइड वाले डाइस को। तो कितने आउटकम मिलेंगे, 365 इंटू में 365, और उसमें से डबलेट कितने होंगे, 365। समझ में आया था क्या हुआ, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। तो अब हम लोग बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सेम बर्थडे की, सेम बर्थडे। तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, व्हाट इज द फेवरेबल, 365।
व्हाट इज द टोटल 365 का स्क्वायर। एक 365 से एक 365 कट सकता है, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 365। बताइए बच्चों समझ में आएगा नहीं आया? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन क्या आता है भाई, डिफरेंट बर्थडे वाला भी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। अब यार अगर मैं डिफरेंट बर्थडे निकालने गया तो ध्यान रखना 365 मल्टीप्लाई बाय 365 इतना बड़ा नंबर, उसमें से बस 365 माइनस करना है, फिर जाकर के जो वैल्यूज आएगी ना वो नॉट सेम बर्थडे होगी। करोगे इतनी मेहनत, कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं तो एक सिंपल तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला, मैं करने वाला हूं इसको ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? दोनों का सम किसके बराबर आएगा? 1। कैसे पता लगा मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, दोनों का सम किसके बराबर आता है भाई? 1 के बराबर आता है। ठीक है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अगर तुम्हें याद हो तो, दो इवेंट जिन जो एकदम अपोजिट होते हैं आपस में, उन दोनों का ही सम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। तो सेम और डिफरेंट एकदम अलग अलग होते हैं। तो मुझे सेम का तो पता है 1/365, मुझे डिफरेंट का निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, बस वहां पे ले जाके इसको माइनस करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इज 1 माइनस 1/365 विच इज 365 माइनस 1 अपॉन में 365। एलसीएम लिया बच्चों मैंने यहाँ पे, सॉल्व करोगे तो 364 अपॉन में 365 एंड हेंस इट इज द आंसर। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, पेपर में काफी आता है ये 1-2 नंबरों में। और अब आते हैं बच्चों हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडे इन अ नॉन लीप ईयर एंड अ लीप ईयर। क्या संभावना है कि एक पूरे साल में, लीप ईयर नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर का मतलब होता है, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है कि 365 दिन चल रहे हैं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि यार एक दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। कब होता है ये होता है हर 4 साल में एक बार। ठीक है कि नहीं? जैसे कि 2024 एक लीप ईयर था, इसमें आपको फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन मिला था। ठीक है कि नहीं है? लेकिन 2025 एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि आपको वहां पर एक साल एक्स्ट्रा नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं, एक साल बोल रहा हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं है? अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो नॉन लीप ईयर 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि भाई संडे एक्चुअल में कितने होते हैं। तो बच्चों मुझे तो इतना पता है कि भाई एक हफ्ते में एक संडे आता है, 2 हफ्ते में 2 संडे आते होंगे, 3 हफ्ते में 3 संडे आते होंगे। ठीक है कि नहीं है? तो पूरे हफ्ते में मतलब पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं ये कैसे पता करूं? तो सॉल्यूशन, तो पूरा साल होता है 365 और मैं इसको हफ्तों में डिवाइड करने वाला होता हूँ। हफ्तों में 7 दिन होते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं, तो 7 5 जा 35, 1 और 15, 7 2 जा 14, 7 2 आर 14, तो यहाँ पे कितना हो गया 1। इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 365 डेज मीन्स 52 वीक्स प्लस 1 डे। 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ भाई? एक हफ्ते में एक संडे, तो 52 वीक्स में 52 संडे। तो यानी कि यहां से मुझे तो 52 संडे आराम से मिल जाएगा, यानी कि मुझे 52 संडे की चिंता करने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक दिन क्या होगा भाई? मुझे क्या पता क्या होगा। अगर हफ्ते की शुरुआत अगर मंडे से हुई है तो हफ्ता खत्म कहां पे होता है? संडे से। लेकिन अगर हफ्ते की शुरुआत अगर फ्राइडे से हुई हो तो हफ्ता खत्म कहां पे होता है? थर्सडे से। यानी कि जहां से हफ्ता शुरू होता है उससे एक दिन पहले हफ्ता खत्म होता है। सैटरडे से शुरू हुआ, फ्राइडे पे खत्म होगा, संडे से शुरू हुआ, सैटरडे पे खत्म होगा। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये वनडे क्या हो सकता है, यानी कि ये वनडे जहां पे दिन खत्म हो रहा है। अच्छा एक बात और है, अगर मैं 7 दिन ले रहा हूं ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जो 8वां दिन होगा वो मंडे होगा। ठीक है कि नहीं है? तो अगर मंडे से दिन स्टार्ट होता है, हफ्ता स्टार्ट होता है, तो संडे पे खत्म होता है और अगला दिन मंडे से स्टार्ट होता है। हो सकता है कि भाई ये जो एक दिन हो वो मंडे हो सकता है वो ट्यूसडे हो सकता है वो वेडनेसडे हो सकता है वो थर्सडे हो सकता है वो फ्राइडे हो सकता है वो संडे हो सकता है वो सैटरडे हो, है कि नहीं है? तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि भाई वो एक दिन क्या हो सकता है। और जब आप अनसर्टेन होते हो, जैसे कि हमने क्लास में शुरुआत कही थी बच्चों, अनसर्टेनिटी, जब आप अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर लेते हो,
उसी को हम क्या कहते हैं, चांस। तो यानी कि भाई मैं सर्टेन नहीं हूं कि भाई 7 में से क्या होगा, लेकिन हाँ 7 में से कुछ तो होगा। तो यानी कि इन सातों में से एक ना एक चीज तो भाई वो डे डिजर्व करता है। तो यानी कि जो एक दिन है वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि हमें 52 संडे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें 53rd संडे की चिंता करने की जरूरत है। 53rd संडे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 53rd संडे है ना वो एक दिन के ऊपर आएगा, और वो एक दिन संडे कितनी बार देता है, एक ही बार। कितने में से, 7 में से। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यानी कि 7 में से संडे सिर्फ एक ही बार अगर दे रहा है तब जाकर के 53 बनेगा, अगर नहीं दे रहा तो भाई नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? यहां तक की तो ये चीज है। लेकिन भाई ये तो बात हो गई तुम्हारे लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर में क्या करोगे? नॉन लीप ईयर में बच्चों यहाँ पर 365 से हट करके 366 हो जाएगा, और उस समय 366 डेज को ना हम लोग ऐसे गिनेंगे, 52 डेज, ओ सॉरी डेज कह रहा हूं, वीक्स प्लस 2 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक का? 52 डेज प्लस 2 वीक। अच्छा, ये 2 डेज क्या हो सकता है भाई? ये 2 डेज संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ठीक है ना, सैटरडे संडे हो सकता है, और बस। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इसके भी 7 आउटकम आ रहे हैं। लेकिन जब हफ्ता एंड होगा वो 2 तरीके से एंड होता है, यानी कि संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या थर्सडे। समझ में आ गया तक क्या हुआ? लेकिन भाई मुझे तो 53rd संडे चाहिए ना, क्योंकि 52 संडे तो मुझे मिल ही रहे, 53rd संडे का बताओ। भाई जो 53rd संडे है ना वो 7 में से एक, देखते हैं कितनी बार मिल सकता है। या तो लास्ट के जो 2 दिन है वो मंडे के साथ खत्म हो रहा है, संडे मंडे संडे मिला, या तो जो वो लास्ट डे है वो सैटरडे के साथ खत्म हो रहा है, सैटरडे संडे, दोनों ही केस में आपको संडे मिल रहे हैं। तो यानी कि 53rd संडे है उसके आने के चांसेस हो गए 2/7, और लास्ट वाले से थोड़े ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है। इसकी 1/7 थी, इसकी 2/7 है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल द प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? आई होप कि आपको यहाँ तक का सारा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे। अगर दिक्कत आई होगी तो आप एग्जैक्टली उस टाइम को मार्क करके कमेंट में देख सकते हो कि भाई ये पॉइंट है जहां पे मुझे समझ में नहीं आया, फिर ये पॉइंट आपने क्यों लिखा, ये पॉइंट एक बार, ठीक है ना, मुझे दोबारा से समझना है, ठीक है कि नहीं है? तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसे देखूंगा, ठीक है ना? बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, कॉपी बुक निकालिए, ट्राई करिए, शुरू हो जाइए, ठीक है? चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।